जानवी इस वक्त मुस्कुराते हुए ऋषभ को एकटक देख रही थी। ऋषभ उन डार्क कलर में भी काफी हैंडसम नजर आ रहा था। तब जानवी की आंखों में एक बेहद खूबसूरत चमक नजर आ रही थी, जैसे कि उसकी आंखें बातें कर रही हो। जानवी को काफी देर खामोश देखकर ऋषभ ने ही बात करने की पहल की और कहा, सॉरी, रास्ते में काफी सारा ट्रैफिक था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। जानवी धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके, शायद मैं ही कुछ जल्दी आ गई। उस वक्त भी पामेला आंटी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऋषभ के बेहद खतरनाक ऑरा को देखकर उसे कुछ कहते हुए नहीं बन रहा था। इसलिए जल्दी से वो भीड़ में ही कहीं एक जगह देखकर गायब हो गई और दोबारा से उसने जानवी और ऋषभ के सामने आने की हिम्मत न की। जानवी और ऋषभ तब आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे और बड़े प्यार से ऋषभ जानवी को एक डिश खिला रहा था। जानवी, ये ट्राई करो, मैं उम्मीद करता हूँ ये डिश तुम्हें पसंद आएगी। काफी सारे लोगों से घिरी हुई पार्टी के बीच राधा ने जब ऋषभ और जानवी को हंसते बोलते हुए देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी। और ये नजारा राधा की एक फ्रेंड भी देख रही थी। उसने राधा के कान में हौले से कहा, वाकई में तुम्हारे बेटे को पता है कि कैसे अपनी बीवी को खुश रखा जाता है। राधा ने मुस्कुराते हुए ईमानदारी से जवाब दिया, वैसे मेरी बहू भी ये प्यार और अपनापन डिजर्व करती है। वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो मेरे बेटे के साथ साथ हमारे परिवार का भी काफी अच्छा ख्याल रखती है। राधा की फ्रेंड जिसने हरे रंग का गाउन पहन रखा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये हुई ना बात। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बेटे के लिए एक मनपसंद लड़की मिल गई है। आगे मुस्कुराते हुए राधा ने कहा, मिसेस राणा, मेरी ओर से ये केक ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगा। और इतना कहकर राधा ने मिसेस राणा के हाथों में एक सुंदर सा केक का पीस थमा दिया। वहीं पार्टी अभी चल ही रही थी कि दरवाजे के बाहर कुछ शोर शराबा सुनाई देने लगा था। सबकी नजर अचानक से बाहर की तरफ ही मुड़ गई थी। उस वक्त एक 55-56 साल का आदमी जिसने सुंदर सा सूट पहन रखा था, वो धीरे धीरे पार्टी के बीच दाखिल हो रहा था। उसके छोटे छोटे बाल थे जिसे उसने बड़े सलीके से सेट कर रखा था और उसके चेहरे पर हल्की सी करीने से कटी हुई दाढ़ी नजर आ रही थी। बाल जो काफी हद तक सफेद हो गए थे, लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि ऋषभ मल्होत्रा के पिता आनंद मल्होत्रा थे। जानवी ने जैसे ही आनंद मल्होत्रा को देखा, वो उन्हें नमस्ते कहने के लिए अपनी सीट से खड़ी होकर उनकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी उनकी नजरें अचानक से आनंद मल्होत्रा के पीछे मौजूद एक लड़की पर गई और उसकी आंखों में हैरत नजर आने लगी, क्योंकि आनंद मल्होत्रा के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद माया महाजन खड़ी थी। उसने भी इत्तेफाक से जानवी जैसी ही एक खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, जिसमें बारीक जरी वाला काम किया हुआ था और सितारे लगे हुए थे जो पार्टी की चकाचौंध रोशनी में चमचमा रही थी। अब इसी की कमी थी इस सुंदर सी पार्टी को खराब करने के लिए। जानवी माया को देखकर खुद से बड़बड़ाई। बस फर्क इतना था कि जानवी ने अपनी साड़ी को इंडियन स्टाइल के तौर पर पहन रखा था, वहीं माया ने उस ड्रेस को वेस्टर्न स्टाइल के लिहाज से कैरी किया हुआ था, जिसमें उसकी गोरी और सुंदर टांगे भी नजर आ रही थी। अभी इससे पहले कि ऋषभ की नजरें भी माया की तरफ जाती, जानवी ने ऋषभ की तरफ देखकर पूछा, क्या इसे भी तुमने ही पार्टी में इनवाइट किया है? अब तक ऋषभ की नजरें भी माया को देख चुकी थी और उसने जानवी की ओर देखकर जवाब दिया, ना ही मैंने और ना ही मॉम ने उसे इस पार्टी में इनवाइट किया है, बल्कि मेरे पापा ने उसे इस पार्टी में इनवाइट किया होगा, क्योंकि माया और मैं दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं। बाद में उसने मेरी ही कंपनी से एक एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन किया था और हम दोनों के फैमिलीज के बीच में एक हेल्दी बिजनेस फैमिली वाला रिलेशनशिप भी है। ऋषभ की इस बात को सुनकर जानवी बिल्कुल खामोश रही। दरअसल में आनंद मल्होत्रा के साथ जानवी की बहुत कम बातचीत हुई थी आज तक। सिर्फ कुछ त्योहारों में और कुछ गेट टुगेदर में ही आनंद मल्होत्रा के साथ जानवी की बातचीत हुई थी। वहीं माया अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपने इंजर्ड हाथ को अपने पीठ की ओर समेटकर ध्यान से चल रही थी। जो भी उस पार्टी में अपनी जान पहचान का मिल रहा था, वो उनसे हेलो कहते हुए
आगे बढ़ती जा रही थी और बहुत सोफिस्टिकेटेड और वेल बिहेव्ड मैनर में बात कर रही थी। ये माया का एक दूसरा ही चेहरा था जिसकी वजह से लोग उसे एक अच्छी लड़की समझते थे, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे का असली चेहरा बहुत कम लोगों को ही मालूम था। वहीं जैसे ही माया ने ऋषभ को देखा, उसकी आंखों में चमक नजर आने लगी और वो हाई हील्स में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ऋषभ के ठीक सामने आकर चहकते हुए बोली, अरे ऋषभ, कैसे हो तुम? यू आर लुकिंग सो हैंडसम टुडे। माया जब ऋषभ की तारीफ कर रही थी तो वो जानबूझकर जानवी को जलाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन माया की बातों का ऋषभ ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो धीरे से मुस्कुराया। लेकिन इस पर भी माया ने कुछ खास रिएक्ट ना करते हुए वो ठीक ऋषभ के सामने ही खड़ी हो गई और जानवी की ओर देखते हुए उसने कहा, आहा, आज कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है वैसे। और उसने बड़े खूबसूरत नजाकत भरी अदा के साथ अपने कपड़ों को हवा में लहराया और बड़े स्टाइल और सोखी से उसने कहा, लेकिन बहुत डेंजरस कोइंसिडेंस है, मानना पड़ेगा तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़े से काफी हद तक मैच कर रहे हैं। वहीं जानवी जो ठीक माया के पीछे ही खड़ी थी, उसकी नकल करते हुए उसका मजाक उड़ाया और खामोश रही। जानवी को कुछ ना बोलता हुआ सुन माया ने सामने से कहा, ऐसा लगता है कि जानवी को माया ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, माया अपनी फेवरेट है। माया जानबूझकर ऋषभ और जानवी के बीच में कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रही थी और ये बात ऋषभ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने माया को एक और इशारा करते हुए कहा, माया, वहाँ बुफे का अरेंजमेंट किया गया है, तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगे तुम वो खा सकती हो। माया ने जब ये सुना तो उसे अजीब लगा, लेकिन उसने बिना कुछ कहे घूरते हुए ऋषभ को देखा और दूसरी तरफ चली गई। वहीं तब अपने दोस्तों से बात करते हुए आनंद मल्होत्रा ऋषभ और जानवी की तरफ ही आ रहे थे। आनंद को आगे देखकर जानवी अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाई, डैडी। आनंद ने एक नजर जानवी की ओर देखा और धीरे से सहमति में अपना सिर हिलाया और ऋषभ को कहा, तुम मुझसे अभी स्टडी रूम में मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जानवी की ओर देखते हुए ऋषभ ने कहा, जानवी, जो भी तुम्हारा दिल करे आराम से और पार्टी को एंजॉय करते हुए खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ डैडी से बात करके। कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ऋषभ के जाने की देरी थी कि मौका देखकर माया अपने हाथ में एक रेड वाइन का ग्लास लेकर सीधे जानवी के सामने आ पहुंची और एक अजीब सी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, क्या हुआ अगर मल्होत्रा परिवार में सब लोग तुम्हें पसंद करते हो तो? लेकिन फिर भी आनंद मल्होत्रा तो मुझे ही पसंद करते हैं और उनकी नजर में मैं ही उनके बहू बनने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस हूँ। अब जाकर आनंद मल्होत्रा का एटीट्यूड जानवी को लेकर साफ साफ समझ में आने लगा था। आनंद मल्होत्रा के इस कोल्ड एटीट्यूड के पीछे उनका माया को पसंद करना ही था। तभी जानवी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। पसंद नापसंद तो दूर की बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अभी भी मल्होत्रा परिवार की बहू हूँ, तुम नहीं। और एक बात याद रखना कि मैं जब तक मल्होत्रा परिवार में हूँ, इसका मतलब है कि मैं ऋषभ की जिंदगी में भी उतना ही मायने रखती हूँ, तुम नहीं। और ये बात कान खोलकर सुन लो मिस माया, आज मेरी सासू माँ यानी मिसेस मल्होत्रा का बर्थडे है और अगर तुमने कुछ भी ऊटपटांग हरकत करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अचानक से माया को उसके मॉम का चेहरा याद आया, वही चेहरा जो कुछ दिनों पहले तक जख्मी और खून से लथपथ नजर आ रहा था। अचानक से माया के पूरे शरीर पर सिहरन दौड़ गई और फिर वो बिना कुछ बोले घबराहट में वहां से चली गई। माया के वहां से जाते ही राधा जानवी के सामने आई और उन्होंने पूछा, जानवी, ऋषभ कहाँ गया? जानवी अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, डैडी ने ऋषभ को स्टडी रूम में बुलाया था, इसलिए ऋषभ वहां गए हुए हैं उनसे बात करने। राधा ने अपनी रिस्ट वॉच में देखकर कहा, केक काटने का टाइम हो गया है, जाओ उन्हें बुला कर ले आओ तुम। जानवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। और फिर बहुत आराम से अपनी साड़ी को संभालते हुए एक एक कर सीढ़ियां चढ़ते हुए जानवी सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम इस वक्त स्टडी रूम की ओर बढ़ रहे थे। इससे पहले कि जानवी स्टडी रूम का दरवाजा पुश करके अंदर दाखिल हो पाती,
तभी उसने आनंद मल्होत्रा की आवाज सुनी। माया तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल है ऋषभ। मैंने उसके डैड के साथ काफी सालों तक अपने इस बिजनेस को संभाला हुआ है और हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता भी है, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। और अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो ये हमारे फैमिली बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और तो और मैंने पर्सनली इस बारे में माया से भी बात की और उसने मुझे जानते हो क्या जवाब दिया। अपनी ये बात कहकर आनंद मल्होत्रा ने ऋषभ की आंखों में देखा। ऋषभ खामोश होकर अपने पापा की बात सुन रहा था। वहीं जानवी भी दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। माया ने मुझसे कहा कि वो आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती है, आनंद मल्होत्रा ने ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा। वहीं कमरे के बाहर खड़ी जानवी ने ये सुना तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसे अपने सीने में दर्द का एहसास होने लगा। तभी जानवी को ऋषभ की आवाज सुनाई थी। मेरी जिंदगी में मेरे सामने जो कुछ भी सबसे मुश्किल सिचुएशन थी उसमें सबसे ज्यादा मेरी मदद जानवी ने की है। ऋषभ की इस बात को सुनकर आनंद मल्होत्रा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और उन्होंने ऋषभ की आंखों में देखकर कहा, जानते हो ऋषभ, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं जो पैसे से ना हासिल की जा सकती हो। और फिर एक पल की खामोशी के बाद आनंद मल्होत्रा ने आगे कहा, 3 साल पहले अगर तुम्हारे पास पैसे ना होते तो उस लड़की ने भी तुमसे शादी ना की होती। बीते 3 सालों में तुमने उसकी हर तरह से मदद की है, उसकी दादी माँ की किडनी की प्रॉब्लम का खर्च उठाया है और उसके पूरे परिवार को सपोर्ट किया है। वहीं काफी देर तक खामोश रहने के बाद ऋषभ ने कहा, जानते हैं डैड, इंसान और जानवर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? इंसानों में फीलिंग्स होती है। ऋषभ के मुंह से ये बात सुनकर आनंद मल्होत्रा चौंक गए। लेकिन तुम तो इंसान हो ना, इंसान सिर्फ फीलिंग से जिंदा नहीं रह सकता मेरे बेटे, और हमारे पास बिजनेस वर्ल्ड में अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। अगर तुम महाजन परिवार में शादी करोगे तो फिर हमारे पास एक सपोर्ट करने वाले लोग होंगे। कल को अगर हमें कुछ भी हुआ तो फिर वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। और वो लड़की, क्या वो लड़की तुम्हारी मदद कर पाएगी अगर तुम किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसे तो? जानवी, जो इस वक्त ठीक उस दरवाजे के पास ही खड़ी थी, आनंद मल्होत्रा की बात सुनकर जैसे उस पर बिजली कड़की और उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया। जानवी को इस वक्त बेहद घुटन महसूस हो रही थी और उसे अपने सीने में बेतहाशा दर्द का एहसास हो रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिहेवियर में कितनी अच्छी है या नहीं, लेकिन वो चाहकर भी तो मल्होत्रा परिवार की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकती थी। लेकिन वो अब यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। वो दोनों बाप बेटे की सारी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन वहीं कमरे के अंदर काफी देर तक खामोशी छाई रही। अब जाकर धीरे धीरे जानवी को ये बात समझ आ रही थी कि क्यों ऋषभ के दिल में माया को लेकर फीलिंग्स थी, क्योंकि माया फाइनेंशियल इसकी मदद कर सकती थी। अचानक से जानवी को ऐसा लगने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो अब आगे और कुछ भी सुन नहीं सकती थी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसे महसूस हुआ कि उसके कदम उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि उसे अपने पैर कमजोर महसूस हो रहे थे। जानवी जैसे तैसे करके वहां से सीढ़ियां उतरने लगी। तभी वहां कमरे के अंदर ऋषभ ने अपने डैड की ओर देखकर कहा, सॉरी डैड, मैं आपके लिए ये नहीं कर सकता। लेकिन ऋषभ के मुंह से ये सुनने के लिए जानवी तब वहां कमरे के बाहर नहीं थी। बदकिस्मती से वो तब तक वहां से जा चुकी थी। तो क्या कभी भी जानवी ऋषभ के दिल की फीलिंग्स को समझ पाएगी? क्या आनंद मल्होत्रा ऋषभ के साथ माया की शादी करवाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या जानवी और ऋषभ कभी एक दूसरे के हो पाएंगे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी के आने वाले एपिसोड्स। वहीं सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद जानवी सीधे वॉशरूम के अंदर एंटर हो गई और अंदर से उसने दरवाजा लॉक कर दिया। उसका दिल इस वक्त रोने को कर रहा था, लेकिन उसने खुद को दिलासा देते हुए कहा, जानवी, ये वक्त हार मानने का नहीं है। और फिर उसने जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला और ऋषभ को एक मैसेज टाइप किया। माँ तुम्हें नीचे आने को कह रही है क्योंकि केक काटने का वक्त हो गया है। ऋषभ ने फौरन जवाब दिया, बस अभी आया।
जानवी उस वक्त वॉशरूम के आईने में खुद के अक्स को देख रही थी और उसने पाया कि उसका पूरा चेहरा उतरा हुआ है। उसने खुद को मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, जानवी, इंसान की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, उसे हर बार अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। इतना कहकर जानवी जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर जाने को हुई, उसे दरवाजे से कोई अंदर आता हुआ नजर आया कि कोई और नहीं बल्कि माया थी। माया ने जानवी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, हम दोनों फिर से मिल गए। लगता है गॉड हमें बार बार मिलवाना चाहते हैं। माया की बात का जानवी ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया और वो टॉवल से अपने हाथ पोंछने लगी। तब तक माया आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने बैग से अपने होठों पर लिपस्टिक और चेहरे पर मेकअप लगाने की कोशिश करने लगी। जानवी के अक्स को आईने में निहारते हुए माया ने जवाब दिया, वैसे जानवी, एक बात पूछूं तुमसे? और फिर बिना जानवी के जवाब का इंतजार किए माया ने आगे कहा, वैसे ये साड़ी कहाँ से ली है तुमने? बिल्कुल हूबहू मेरी ही साड़ी की कॉपी है। माया की इस बात पर जानवी ने सरकास्टिक वे में मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खरीदी होगी, लेकिन ये मल्होत्रा परिवार की पुश्तैनी साड़ी है। जानवी की ये बात सुनकर माया हैरान रह गई और उसने चौंकते हुए पूछा, क्या सच में? और फिर जोर से हंसते हुए उसने कहा, तभी मैं सोचूं तुम इसमें इतनी अगली क्यों लग रही हो। वैसे साड़ी की भी गलती नहीं है, चेहरा ही ऐसा हो तो फिर साड़ी क्या कर सकती है। माया की इस बात पर जानवी कुछ देर खामोश रही और फिर काव्या की बात सोचने लगी। भाभी, माया की एक खास बात जानती हैं? क्या है वो हमेशा अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट करती है जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर ध्यान से कोई देखे तो मालूम चलेगा कि उसका सब कुछ खोखला है। उसकी पूरी दुनिया दिखावे पर टिकी है। तभी जानवी ने माया की ओर देखकर जवाब दिया, माया, डियर माया, एक बात कहूं तुमसे। और फिर इतना कहकर जानवी ने भी माया को रिएक्शन का कोई टाइम ना देते हुए आगे कहा, खुद को आईने में देखो, तुम्हें मालूम चल जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। तुम्हारी हाइट, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा टेम्परामेंट, तुम्हारी खूबसूरती। और अब मुझे देखो, मैं हर एक चीज में तुमसे बेहतर हूँ। मुझे खूबसूरत दिखने के लिए खूब सारा मेकअप नहीं करना पड़ता, ना लंबी दिखने के लिए हाई हील पहननी पड़ती है, और ना दिखावे का टेम्परामेंट है मेरे पास, क्योंकि मैं हर एक चीज में तुमसे कहीं बेहतर हूँ। ये सुनते ही माया का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, यू ब्लडी। माया का गुस्सा इस वक्त इतना खतरनाक था कि उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लिपस्टिक को तोड़ डाला और इससे पहले कि माया जानवी पर हाथ उठा पाती, मौके का फायदा उठाकर जानवी दरवाजा खोलकर फौरन वॉशरूम से बाहर निकल गई। वहीं गुस्से में माया पैर पटकते हुए कहती जा रही थी, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो तो क्या हुआ? मेरे डैड तुम्हारे डैड से ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है और हमारे बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेसफुल इंसान ही सबसे ज्यादा कामयाब होता है। और ये बात कान खोलकर सुन लो, मैं एक ना एक दिन ऋषभ को हासिल करके ही रहूंगी और तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। माया की आखिरी बातों को सुनकर अचानक से जानवी को आनंद मल्होत्रा की कही बात याद आ गई और उसके पूरे बदन में जैसे चींटियां रेंगने लगी हो। उसे अचानक से अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा और जाते हुए वो अचानक से मुड़ी और दरवाजा खोलकर उसने माया से कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही सब कुछ हासिल कर सकती हो, प्यार से नहीं। और मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे डैड के पैसे तुम्हारे प्यार को हासिल करने में कैसे काम आते हैं। जानवी की ये बात सुनकर माया खामोश हो गई, लेकिन उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था तब कि वो जानवी को सबक सिखाना चाहती थी। उसे कुछ भी कहने को नहीं सूझ रहा था, तो उसने आगे कहा, वैसे मेरे पास एक भाई भी है जो तुम्हारे पास नहीं है। माया की ये बात सुनकर जानवी ने टॉन्ट मारते हुए कहा, वही भाई जो खुद तुम्हारा ही सपोर्ट नहीं करता। जानवी की ये बात सुनकर माया ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद होते ही जानवी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट नजर आ रही थी वो गायब हो गई, क्योंकि चाहे वो अभी बातों में माया से जीत गई हो, लेकिन क्या वो ऋषभ को जीत पाई थी माया से? शायद नहीं। जब तक आनंद और ऋषभ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए, तब तक जानवी ने खुद को काम डाउन कर लिया था
सभी ने राधा की बर्थडे पार्टी में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया और राधा ने मुस्कुराते हुए केक काटा और सबको अपने हाथों से पर्सनली केक खिलाया। पार्टी खत्म होने के बाद ऋषभ जानवी के पास गया और उसने कहा, जानवी, तुम ड्राइवर के साथ घर लौट जाओ, मैं कुछ देर में वापस लौट आऊंगा। जानवी ने सबसे अलविदा कहते हुए आखिर में राधा से कहा, माँ फिर मिलते हैं। राधा ने भी जानवी को अपने गले से लगाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना बेटा। थोड़ी देर बाद जानवी ड्राइवर कमल के साथ कार में बैठी हुई थी और जैसे ही उनकी गाड़ी 24 आवर फार्मेसी के पास से होकर गुजरी, जानवी ने कमल से कहा, गाड़ी रोको। दरअसल में जानवी इस वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना चाहती थी क्योंकि पिछली रात जानवी और ऋषभ एक दूसरे के साथ कोजी हुए थे और ऋषभ ने किसी भी तरह की सेफ्टी मेजर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया था। दरअसल में जानवी ये सब कुछ बहुत सोच समझकर ही कर रही थी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। मैं जानती हूँ एक बच्चे के सिर पर जब बाप का साया नहीं होता तो उस पर क्या बीतती है। मेरे और ऋषभ के रिश्ते की बुनियाद बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। आज नहीं तो कल मेरा और ऋषभ का डिवोर्स हो जाएगा और मैं ये कभी नहीं होने दे सकती कि मेरा बच्चा बिना बाप के नाम और सहारे के पैदा हो। घर लौटकर जल्दी जल्दी से जानवी ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से खा लिया और दूसरा मेडिसिन जो 12 घंटे के बाद लेना था उसे टेबल पर ही रख दिया और वो शावर लेने के लिए चली गई। शावर लेकर वो सीधे बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटने के बाद भी जानवी को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी और अपने और ऋषभ के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। लगभग रात के 12 बजे ऋषभ कार खुद ड्राइव करते हुए घर लौट आया। लगता है जानवी सो चुकी है। कहीं कोई रोशनी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, खामोशी से धीरे धीरे सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ। ऋषभ धीरे से घर के अंदर दाखिल होते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था और उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और फिर जब वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ा तो एक चीज को देखकर उसकी नजरें ठिठक कर रह गई। दरअसल में जल्दबाजी में जानवी भूल गई थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल उसने टेबल पर ही रख दिया है और इस वक्त ऋषभ के हाथ में वही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नजर आ रहा था। इसमें सिर्फ एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक ऑलरेडी जानवी खा चुकी है। मतलब कि इसे मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। वो ये नहीं चाहती कि हमारा बच्चा इस दुनिया में पैदा हो। अगले ही पल ऋषभ की आंखों में जानवी को लेकर गुस्सा नजर आने लगा और फिर उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल करने लगा। जैसे ही फोन कॉल को रिसीव किया गया, दूसरी तरफ से आधी नींद में जम्हाई लेते हुए एक आवाज सुनाई दी, यार कम से कम फोन करने से पहले वक्त देख लिया कर। रात के लगभग 1 बजे ऐसी क्या बात हो गई कि तूने मुझे कॉल किया है। दरअसल में ऋषभ ने रात के 1 बजे प्रणव को कॉल मिलाया था क्योंकि ऋषभ अपनी हर एक बात प्रणव से शेयर किया करता था क्योंकि उसके पास कहने को ले देकर एक ही दोस्त था। प्रणव के रिएक्शन को सुनकर ऋषभ ने बिना किसी इमोशन के फोन पर आगे कहा, अगर कोई बीवी उसके हस्बैंड के बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती है तो फिर इसका क्या मतलब होता है। ऋषभ के इस सवाल को सुनकर प्रणव तो आधी नींद में पहले चौंक गया, फिर उसने कैजुअली जवाब दिया, अभी सवाल को कैसे एक्सप्लेन करूं मैं। सीधा सीधा यही समझ कि वो औरत अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती। प्रणव के मुंह से ये बात सुनकर ऋषभ का दिल जैसे एक पल को थम सा गया और उसने धीरे से फोन पर बस इतना ही कहा, ओके मैं समझ गया। काफी देर तक ऋषभ को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वहीं धीरे धीरे उसके फोन पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और फिर वो खुद पर ही हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और खुद की ही सिचुएशन पर अपना ही मजाक उड़ाने की कोशिश करने लगा। जानवी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या ना किया और तुमने बदले में ये सिला दिया मुझे। तुम नहीं चाहती कि हमारा बच्चा पैदा हो, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और फिर खुद से इतना बड़बड़ाते हुए उसने फोन को टेबल पर फेंक दिया और सीधे एक वाइन ग्लास निकालकर उसने रेड वाइन ग्लास में पूरी तरह से लबालब भर दिया और सोफे पर बैठकर बड़े बड़े घूंट पीने लगा। इंसान ऐसे ही होते हैं, खुशी में पीते हैं, गम में पीते हैं, दर्द को भुलाने के लिए पीते हैं और जब दर्द बेहिसाब हो जाता है तो खुद को भुलाने के लिए पीते हैं। ऋषभ तब प्रणव की बातों को अपने दिमाग में दोहरा रहा था।
तो यही समझ कि वो औरत अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती। ये सोचते हुए उसके माथे पर शिकन नजर आने लगी और वो लगातार रेड वाइन पीता जा रहा था। धीरे धीरे रेड वाइन की बोतल पर उसकी पकड़ मजबूत होती चली गई और फिर कड़ाक की आवाज के साथ रेड वाइन का बोतल टूटकर फर्श पर बिखर गया। लेकिन तब तक टूटकर कांच के कई हिस्से ऋषभ की हथेलियों में धंस चुके थे और उनसे खून बहने लगा था। वहीं अपने कमरे में करवटें बदलती जानवी के कानों में भी ये आवाज गूंज गई थी। वो जल्दी से भागते हुए सीढ़ियां उतरते हुए जब सामने आई तो उसे रेड कलर का लिक्विड नजर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रेड वाइन था या खून, क्योंकि फर्श पर कांच के टुकड़े भी बिखरे हुए नजर आ रहे थे। अरे नहीं, ऋषभ! जानवी ने धीरे से ऋषभ को पुकारा भी, लेकिन ऋषभ नशे में धुत था और वो अपने ही जोन में भटक रहा था। जानवी फौरन अपने कमरे में वापस लौटी और कैबिनेट से उसने मेडिसिन बॉक्स बाहर निकाला और जल्दी से ऋषभ की ओर बढ़ने लगी। तब तक ऋषभ खिड़की की तरफ बढ़कर एक फोन कॉल करने में बिजी हो गया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और उसने फोन पर एक नंबर डायल करते हुए सामने से फोन कॉल के रिसीव करने का इंतजार करने लगा। क्या तुम्हें मालूम चला कि माया के साथ जिसने भी वो इंसिडेंट किया था उसके पीछे कौन है? फोन की दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी छाई रही, जिसकी वजह से ऋषभ का टेम्पर और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अचानक से जब ऋषभ अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाया तो उसने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, तुम्हें बस नाम की सैलरी दे रहा हूं मैं। अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो दफा हो जाओ। ऋषभ से कुछ ही दूर खड़ी जानवी ने ये बात सुनी तो वो डर कर कांप उठी, क्योंकि वो आधी रात के वक्त भी सिर्फ और सिर्फ माया की परवाह कर रहा था और ये बात जानवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो क्या कभी भी ऋषभ और जानवी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो पाएंगी? क्या दोनों कभी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे? और आगे क्या प्लानिंग करेगी माया ऋषभ को जानवी से छीनने के लिए? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के आने वाले एपिसोड्स में। ऋषभ की बात करते हुए आखिरी सेंटेंस ने जानवी की क्यूरियोसिटी को अचानक से जगा दिया था, क्योंकि जानवी को अच्छी तरह से याद था कि दादी ने उससे कहा था, दिव्या को जरूर किसी ने उसके खिलाफ साजिश करके भेजा है, क्योंकि कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि मल्होत्रा परिवार के लोगों से उलझे। और फिर अगले ही पल उसे माया का ख्याल आया और उसने अपने हाथ की तरफ देखकर सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिव्या को भड़काने के पीछे भी माया का ही हाथ है। अभी जानवी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे ऋषभ के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी और जानवी ने मुड़कर उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ ऋषभ? क्या दिव्या के बारे में कुछ पता चला? जानवी के सवाल को सुनकर ऋषभ चौंक गया और उसने जानवी की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, शी इज मिसिंग। मिसिंग मतलब? जानवी ने चौंकते हुए पूछा। वही ऋषभ ने जवाब दिया, मैंने जब अपने लोगों को दिव्या को ढूंढने के लिए भेजा तो मुझे पता चला कि वो ना तो अपने घर पर है और ना ही अपने रिश्तेदारों के पास, और तो और उसके जान पहचान वालों ने पुलिस के पास उसके मिसिंग होने की कंप्लेन भी लिखवाई है। ये सारी बातें सुनकर जानवी की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि जैसे ही उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजा गया और वो अचानक ही गायब हो गई। जानवी को दाल में कुछ वाकई काला लग रहा था। उस वक्त ऋषभ चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया और कुछ सोचकर बोला, उसका भाई अरेस्ट हो चुका था और फिर अरेस्ट होने के बाद वो दिव्या की कोई मदद नहीं कर सकता था, और अगर ऐसे में वाकई में उसने कोई गड़बड़ की है तो फिर उसका गायब हो जाना ही लाजमी है। जानवी ऋषभ की इस बात पर खामोश रही और फिर उसने ऋषभ से भी इस बारे में कोई बहस नहीं की कि बिना किसी एविडेंस के बेफजूल बातों पर बहस करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। वहीं अपने हाथों में मौजूद मेडिसिन बॉक्स को एक साइड करते हुए जानवी ने ऋषभ की हथेलियों को देखा। ऋषभ की हथेलियों में 2-3 कांच के टुकड़े चुप गए थे और उनसे अभी भी लगातार खून बह रहा था।
ये क्या कर लिया खुद के साथ तुमने? ऋषभ, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मेरा बायां हाथ इंजर्ड हो गया और तुमने अपना दायां हाथ इंजर्ड कर लिया, जानवी ने गुस्से में कहा। ऋषभ ने जानवी की पकड़ से अपनी हथेली को छुड़ाते हुए कहा, ये छोटे मोटे जख्म 2 से 3 दिन के अंदर भर जाते हैं, फिर मुझे दर्द भी नहीं होगा। ऋषभ की जिद पर जानवी ने कहा, जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? क्या तुम लोहे से बने हो? फिर इतना कहकर जानवी ऋषभ के जख्मों को साफ करने लगी और मलहम लगाने लगी। 3 साल पहले जब ऋषभ अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था तो वो बेहद डिप्रेस्ड और चिड़चिड़ा हो गया था। अक्सर वो गुस्से में चीजें जानवी पर फेंक दिया करता था। जानवी ने सब कुछ सहते हुए ऋषभ को दोबारा से पैरों पर खड़ा कर दिया था और तब से लेकर आज तक वो हर पल ऋषभ के हर जख्म को भरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके जख्म का क्या? उसके जख्म तो आज भी हरे के हरे थे। जानवी ने बहुत प्यार से ऋषभ की आंखों में देखकर कहा, अगली बार से जरा सावधान रहना। अगर तुमने खुद को दोबारा से चोट पहुंचाई तो मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊंगी। जानवी ऋषभ से शिकायत कर रही थी और उसकी आवाज में बेहद प्यार झलक रहा था, जैसे कि वो अपनी बातों से ही ऋषभ का इलाज कर रही हो। तब ऋषभ बहुत खामोश होकर जानवी की आंखों में देख रहा था। ऋषभ की आंखों में गहराई इतनी ज्यादा थी कि समंदर भी कम गहरा लगे। उसके चेहरे पर उदासी तो नहीं थी, लेकिन उसने जानवी को देखते हुए आगे कहा, तुम बच्चे वाली बात पर सहमत थी ना मुझसे, तो फिर तुमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्यों ली? अचानक से ऋषभ की बात सुनकर जानवी हैरान रह गई और उसने दूसरी तरफ देखते हुए शांत लहजे में कहा, वैसे हम अभी काफी यंग हैं और इस वजह से अभी बच्चे के बारे में हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। बच्चा कोई खिलौना नहीं होता, वो भी एक जिंदगी होती है और हमें उसे लेकर रिस्पॉन्सिबल होना होगा जब भी वो पैदा हो। इतना कहकर जानवी शांत हो गई और उसकी आंखों में गहराई तब साफ देखी जा सकती थी। तभी ऋषभ ने उनके बीच मौजूद खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तुम मेरी बातों का जवाब देना भी सीख गई हो। इस बात पर जानवी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से मेडिसिन बॉक्स का ढक्कन ठीक किया और तभी उसे ऋषभ के बदन से अल्कोहल की तेज महक आई तो उसने फिक्र भरे लहजे में उससे पूछा, तुमने कितनी ज्यादा वाइन पी रखी है? हैंगओवर हो रहा होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बना कर ले आती हूँ। अभी इससे पहले कि जानवी वहां से उठकर जा पाती तब तक ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है जानवी, मैं नशे में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उस वक्त जानवी ऋषभ की बाहों में मौजूद थी और ऋषभ की तेज धड़कनों को जानवी साफ साफ अपने सीने में भी महसूस कर सकती थी। कुछ देर दोनों के बीच में खामोशी छाई रही। जानवी इस खामोशी को पूरी तरह से अपने भीतर महसूस कर रही थी। ऋषभ की गर्म सांसों को अपने सांसों में महसूस करते हुए जानवी ने खुद को जैसे तैसे संभाला और कहा, रात के 1:30 बज रहे हैं ऋषभ, और अब तुम्हें नहाकर सो जाना चाहिए। दोनों धीरे धीरे वॉशरूम की ओर बढ़ रहे थे। सबसे पहले जानवी ने ऋषभ के शर्ट को उसके शरीर से आजाद किया और फिर एक एक करके उसके सारे कपड़े उतारने में उसकी मदद की। ऋषभ तब जानवी के सामने सिर्फ एक पैंट पहने खड़ा था। उसकी 6 पैक एब्स वाली मस्कुलर बॉडी उसके सामने नजर आ रही थी। ऋषभ रेगुलर कसरत किया करता था और इस वक्त जानवी की निगाहें भी ऋषभ की बॉडी पर से हट ही नहीं रही थी। जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हुए जानवी ने कहा, मैं नहाने में तुम्हारी मदद कर दूं क्या? ऋषभ ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर जानवी ऋषभ की नहाने में मदद करने लगी। जब सब कुछ हो गया तब ऋषभ एक टॉवल में अपने पूरे भीगे बदन के साथ उसके सामने खड़ा था। पानी की कई सारी अनछुए बूंदें उसके सीने पर और उसके पीठ पर चमक रही थी। एक सूखे टॉवल से जानवी ऋषभ के बदन को सुखा रही थी और सोच रही थी, 3 सालों में सब कुछ बदल गया ऋषभ। तुम व्हील चेयर से अपने पैरों पर खड़े हो गए और हमारा रिश्ता पति पत्नी से अब डिवोर्स तक पहुंच गया है। हम पहले कितने खुश थे, लेकिन पता नहीं हमें किसकी नजर लग गई। शायद माया की। क्या पता हम दोनों कभी एक दूसरे के हो भी पाएंगे या नहीं। काश कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता।
लेकिन शायद जानवी का सोचना भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आजकल रिश्तों को एहसास से नहीं बल्कि रुपए, पैसे और स्टेटस से तोला जाता है। वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। उस वक्त दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक तरफ जहां जानवी अपने दाहिने हाथ से ऋषभ के कपड़े ठीक करने में उसकी मदद कर रही थी, तो वहीं ऋषभ जानवी को अपने बाएं हाथ से मदद कर रहा था। दोनों तब मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी ऋषभ ने एक ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर जानवी चौंक गई। आखिर ऐसा कौन सा सवाल किया था ऋषभ ने जिसकी वजह से जानवी चौंक गई थी? जानवी, अगर 3 साल पहले मेरे पास पैसे ना होते तो क्या तब भी तुम मुझसे शादी करती? ये सुनकर जानवी का दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया। ये वही सवाल था जो शाम के वक्त आनंद मल्होत्रा ऋषभ से कर रहे थे। ये सवाल तो जैसे पिछले शाम से ही उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए ऋषभ से सवाल पूछा, तुम इस तरह के फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? अगर ये सवाल फालतू है तो फिर इस सवाल को बदल देते हैं। अगर मेरे पास अभी पैसे ना हुए तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? इस सवाल को अपनी तरफ से सोचते हुए जानवी ने सीरियसली जवाब दिया, आई एम अ रिच पर्सन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जानवी की इस बात पर ऋषभ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? पूरे 50 लाख रुपए, जानवी ने जवाब दिया। तब ऋषभ ने हैरान होकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? क्या मैंने तुम्हें इन 3 सालों में जो भी पैसे दिए तुमने वो खर्च नहीं किए? मैंने बहुत मुश्किल से ही कुछ पैसे खर्च किए होंगे। जो भी तुमने पैसे मेरी दादी के इलाज में दिए थे, सारे के सारे पैसे अभी भी मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि दादी को उनका पेंशन मिलता था और माँ के पास भी थोड़े बहुत पैसे हो जाया करते थे। जब भी मैं माँ को पैसे देने की कोशिश करती, वो मुझसे पैसे नहीं लेती और मेरे सारे खर्चे तुमसे हो जाया करते थे। कपड़े और बाकी का सामान भी तुम्हारे कार्ड से हो जाया करता था। जानवी की इस बात पर ऋषभ ने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, मानना पड़ेगा, हमारा पूरा का पूरा सिन्हा परिवार ही काफी ज्यादा पैसे बचाने में माहिर है। इस बात पर जानवी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से जवाब दिया, मैं पैसे सेव करने में नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी यकीन रखती हूँ मिस्टर ऋषभ। जैसे ही मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे मैं वापस से अपना काम शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरे उस काम में भी काफी पैसे हैं। एक बेशकीमती पेंटिंग को ठीक करने में लाखों का बेनिफिट हो सकता है। दरअसल में जानवी एक्चुअली में डींगे नहीं हाँक रही थी। वो जो भी कह रही थी वो सब कर भी सकती थी। और उसने आगे सोचते हुए कहा, सेव किए हुए 50 लाख में से मैंने ज्यादातर पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी कर दिया था, जिसका इंटरेस्ट भी काफी है। जानवी की ये सारी बातें सुनकर ऋषभ की आंखें चमकने लगी और उसने जानवी को अपनी बाहों में भरते हुए उसके बालों को चूमकर धीरे से कहा, तुम इतनी ज्यादा काइंड क्यों हो मुझे लेकर? क्योंकि तुमने हमारे पूरे परिवार की काफी मदद की है, जानवी ने धीरे से कहा। ये सुनते ही वापस से ऋषभ की आंखों में उदासी छा गई। उसने कहा, बस इसकी वजह यही है? ऋषभ के इस तरह से सवाल करने की वजह जानवी को समझ में नहीं आई और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें किस तरह से दूं? जानवी के इस सवाल को सुनकर ऋषभ के दिमाग में न जाने क्या ख्याल चलने लगे थे। उसकी आंखों में तब गहराई नजर आने लगी थी और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, जानवी, डू यू लव मी? ऋषभ के सवाल को सुनकर जानवी जैसे किसी गहरी नींद से जागी और उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट जैसे ठहर सी गई। प्यार तो बस प्यार होता है, लेकिन इतनी रात को प्यार के बारे में बात करने का मतलब जानवी को समझ नहीं आ रहा था। चाहे उनके बीच में मोहब्बत हो ना हो, लेकिन उनका शादीशुदा रिश्ता तो टूटने वाला था बस कुछ ही दिनों में। ऋषभ, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो क्या तुम भी ये वादा करते हो कि तुम भी मुझे चाहोगे? जानवी ने ऋषभ की आंखों में देखकर पूछा, लेकिन ये सब सिर्फ उसके ख्याल थे। दरअसल वो खामोश थी, वहीं वो आगे सोचती जा रही थी। चाहे तुम मुझसे कितना भी प्यार क्यों ना करो ऋषभ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम्हें आखिर में अपने डैड की बात ही माननी होगी
और फिर उसी तरह से खामोश रहने के बाद जानवी ने मुस्कुराते हुए धीरे से ऋषभ को खुद की बाहों से आजाद किया और प्यार से ऋषभ के गालों को चूमते हुए जवाब दिया, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे गीले बालों को सुखाकर तुम्हें सोने में मदद करती हूँ। और फिर हेयर ड्रायर की मदद से जानवी ऋषभ के बालों को सुखाने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों गहरी नींद में सो गए। न जाने कब जानवी की नींद एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज से टूट गई और वो घबराई हुई आवाज के साथ उठी और चिल्लाने लगी, ऋषभ, मुझे डर लग रहा है ऋषभ, ऋषभ कहाँ हो तुम? उस वक्त खुली हुई खिड़की से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जैसे ही जानवी की आंखें खुली, उसने बिस्तर पर अपने हाथों को फैलाकर ऋषभ को बाहों में थाम लेना चाहा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। अपनी आधी नींद में जगी हुई आंखों को हाथों से मलते हुए वो ऋषभ को ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऋषभ तो कमरे में कहीं भी नहीं था। अचानक से उसे कुछ याद आया और वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े बदलकर वो दूसरे कमरों में भी ऋषभ को ढूंढने लगी, लेकिन ऋषभ कमरे में तो क्या, पूरे घर में कहीं भी नहीं था। ऋषभ! जानवी जोर से चिल्लाई और तभी एक जोरदार बिजली कड़की। आखिर आधी रात के वक्त ऋषभ अचानक से कहां चला गया था? क्या कभी भी ऋषभ और जानवी एक दूसरे के हो पाएंगे? क्या मोहब्बत और मोहब्बत का एहसास फिर एक बार पैसे के आगे हार जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। तीन साल पहले तक ऋषभ अपने पैरों पर खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो डिप्रेस था, वो सुसाइडल था, वो हर वक्त खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था। एक वक्त ऐसा भी हो गया था कि जब भी ऋषभ जानवी की आंखों से ओझल होता, वो उसे लेकर घबराहट महसूस करने लगती थी और जब तक वो उसे मिल नहीं जाता तब तक उसे अनकंफर्टेबल फील होता रहता था। हालांकि ऋषभ के पैर ठीक हो गए थे, लेकिन उसकी आदतें अभी भी बदली नहीं थी। सारे कमरों और पूरे घर में ढूंढने के बाद भी जब ऋषभ को जानवी ढूंढ नहीं पाई, तब उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी और वो सोचने लगी, इतनी रात गए ऋषभ कहाँ जा सकता है? और फिर वो घर से निकलकर कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ने लगी थी। कोर्टयार्ड, जहाँ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी धड़ाम की आवाज के साथ जोरदार बिजली कड़की और रात में ही जैसे सुबह का माहौल हो गया। इस बिजली के गिरने से जानवी के दिल की धड़कन तेज हो गई और एक पल के लिए उसका पूरा शरीर कांप उठा। अंधेरे में इधर से उधर नजरें दौड़ाते हुए जानवी तेज से पुकार रही थी, ऋषभ, ऋषभ कहाँ हो तुम? अभी जानवी ऋषभ को पुकार ही रही थी कि तभी अंधेरे में सामने से उसे एक लंबी आकृति नजर आई, जिसने व्हाइट शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक ट्राउजर पहने हुए थे। ये चेहरा जिसे वो कभी भूल नहीं सकती थी, खूबसूरत हैंडसम चेहरा, ये उसका अपना ऋषभ था। ऋषभ को देखते ही जानवी की जान में जान आई। उसने गहरी गहरी सांसें ली और ऋषभ की ओर बढ़ने लगी। ऋषभ इस वक्त एक पेड़ के सामने खड़ा था। जानवी को अपनी बाहों में भरते हुए ऋषभ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ क्यों आई? लेकिन जानवी ने ऋषभ के सवाल का जवाब न देते हुए उससे ही सवाल किया, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए ऋषभ, कितनी रात गए यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? ऋषभ से सवाल करते वक्त जानवी की आवाज कांप रही थी और दिल की धड़कनें तेज थी। ऋषभ जब जानवी को ऊपर से नीचे तक एकटक देख रहा था और उसकी आंखों में एक अलग तरह की खामोशी तैर रही थी, उसने धीरे से जानवी की ओर देखते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ सिगरेट पीने आया था। जब बिजली कड़कने लगी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हें डर लग रहा होगा, इसलिए मैं लौट आया। और इतना कहकर वो जानवी का हाथ थामकर घर की ओर बढ़ने लगा। उस वक्त धीरे धीरे बारिश तेज होती जा रही थी
और हल्की हल्की बिजलियां भी कड़क रही थी। जैसे ही पानी की बूंदें जमीन से टकराई, हल्की हल्की सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आने लगी। घर के अंदर दाखिल होते ही जानवी को ऋषभ के शरीर से सिगरेट की महक जब आई, तब उसने गुस्से में कहा, तुमने तो कहा था कि तुमने सिगरेट पीनी छोड़ दी है, तो फिर तुम ये चोरी छुपे सिगरेट क्यों पी रहे हो? ये तो अच्छी बात नहीं है ना ऋषभ। जानवी ऋषभ को ऐसे डांट रही थी जैसे वो किसी छोटे बच्चे को डांट रही हो। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए जानवी को देखकर कहा, मैं अगली बार से सिगरेट नहीं पीऊंगा। तुम हर बार मुझसे प्रॉमिस करते हो और हर बार अपना ये प्रॉमिस तोड़ देते हो। इस बार नहीं चलेगा मिस्टर ऋषभ। जानवी ने दोबारा से डांटते हुए कहा, मैं आज कुछ ज्यादा ही परेशान था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया सिगरेट पीने से, लेकिन मैं वादा करता हूं तुमसे कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। ऋषभ ने जानवी की आंखों में देखकर कहा। अचानक से जानवी को आनंद मल्होत्रा की बातें याद आ गई थी और वो समझ गई थी कि ऋषभ आज इतना परेशान क्यों है। उसकी दादी माँ ये नहीं चाहती थी कि ऋषभ डिवोर्स ले, और उसके डैड ये चाहते हैं कि वो डिवोर्स ले ही ले। ऋषभ एक तरह से दोनों के बीच में फंस गया था। इसे ही तो डिलेमा कहते हैं। जानवी ने ऋषभ की ओर देखकर पूछा, कहीं तुम्हारी परेशानी की वजह मैं तो नहीं ऋषभ? ये सवाल सुनते ही ऋषभ की आंखें एक जगह पर टिक कर रह गईं और उसने अपना माथा सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, आर यू स्टूपिड? जानवी ने ना में अपना सिर हिलाया। आगे कुछ ऊंची आवाज में ऋषभ ने कहा, अगर तुम बेवकूफ नहीं हो तो बेवकूफों की तरह बातें क्यों कर रही हो तुम, और मुझे परेशान क्यों कर रही हो? ऋषभ की इस प्यारी सी डांट को सुनकर जानवी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने ऋषभ को डांटते हुए कहा, वैसे बेवकूफ तो तुम भी हो जो इस बेवकूफ से डांट खा रहे हो। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और फिर अपनी गहरी आंखों से मुस्कुराते हुए ऋषभ ने कहा, और हाँ, दोबारा से नीचे मत आना मुझे ढूंढते हुए, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वैसे मुझे आदत हो गई है इस बात की, जानवी ने धीरे से कहा, और फिर ऋषभ ने जानवी को कसकर गले से लगा लिया और फिर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। काश कि हम दोनों के बीच ये एहसास ताउम्र ऐसे ही रह जाए। काश कि माया कभी हमारी जिंदगी में लौट कर ना आए। काश कि ऋषभ तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाते। काश कि तुम मेरे हो पाते। जब जानवी ऋषभ के साथ आगे बढ़ रही थी तब वो ऋषभ की ओर देखकर सोचती जा रही थी। ऋषभ ने देखा कि जानवी उसके साथ नहीं चल रही है। तब उसने पीछे मुड़कर जानवी की ओर देखकर कहा, तुम रुक क्यों गई जानवी? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि तुम आगे से सिगरेट मत पीना, नहीं तो तुम्हारे हेल्थ पर असर पड़ सकता है। जानवी ने पूरी तरह से बात को बदलते हुए कहा और फिर वो ऋषभ के साथ बेडरूम की ओर बढ़ने लगी। बेडरूम में दाखिल होते ही जानवी ने पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अनोइंग हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसका जवाब हाँ में दूंगा? ऋषभ ने हंसते हुए कहा और वो जानवी के साथ बेडरूम के अंदर दाखिल हो गया। उस वक्त खिड़की से तेज हवा बह रही थी। ऋषभ जल्दी से गया और उसने खिड़कियां बंद कर दी और फिर दोनों बिस्तर पर लेट गए। उस वक्त बाहर जोर जोर से तेज हवाएं चल रही थी और कमरे में भी बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट को सुनकर जानवी कांपने लगी और तब ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान को ढककर उसके माथे पर किस करते हुए हौले से कहा, डरने की जरूरत नहीं है जानवी, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। आओ सो जाओ अब। और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में सो गए। एक हफ्ते के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषभ जानवी को अपनी गाड़ी में लेकर सीधे उसकी दादी को विजिट करने हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि दोनों हॉस्पिटल पहुंच पाते, रास्ते में ही जानवी का फोन रिंग होने लगा और सामने से उसे एक अननोन आवाज सुनाई दी। मैं आनंद मल्होत्रा का असिस्टेंट बात कर रहा हूँ, आनंद सर आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही जानवी हैरान रह गई और फिर उसे एक हफ्ते पहले वाली वो बातें गूंजने लगी। उस लड़की ने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की है। अचानक से जानवी को अपने दिल में भारीपन महसूस होने लगा, लेकिन वो आनंद मल्होत्रा के इनविटेशन को सीधे तौर पर नकार भी नहीं सकती थी। जानवी ने जानबूझकर ऋषभ से एक बहाना बनाते हुए कहा, ऋषभ
मुझे एक जरूरी काम से पास के कैफे जाना होगा, तुम मुझे उस कैफे में ड्रॉप कर दो, फिर तुम अपने ऑफिस के लिए वहां से निकल जाना। ऋषभ ने ओके कहा और फिर वो लोग हॉस्पिटल के पास ही एक कैफे में पहुंच गए। वहां जानवी को ड्रॉप करके ऋषभ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। यहाँ कैफे में ही जानवी और मिस्टर आनंद का मिलना ठीक 10 बजे तय हुआ था। उस वक्त जानवी अपने रिस्ट वॉच की तरफ देख रही थी जब उसे सामने से चलकर आते हुए आनंद मल्होत्रा नजर आए। वो बिल्कुल सही टाइम पर आए थे, जबकि जानवी 10 मिनट पहले ही वहां पहुंच गई थी। उनका ऑरा काफी दमदार था और उनकी पर्सनैलिटी उनके मल्होत्रा सरनेम के हिसाब से काफी मैच खाती थी। चाहे अब तक वहां पहुंचकर आनंद मल्होत्रा ने एक भी शब्द नहीं कहा था, लेकिन जानवी एक अलग किस्म का दबाव महसूस कर रही थी आनंद की वजह से, और उसके चेहरे पर हल्की सी नर्वसनेस भी देखी जा सकती थी। और उसने खुद को कंट्रोल करते हुए पुकारा, डैड। आंखों के इशारे से आनंद मल्होत्रा ने हामी भरी और फिर उन्होंने दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी और सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए उन्होंने कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मेरी मीटिंग्स भी हैं, इसलिए मैं सीधे पॉइंट की बात कहूंगा। उस वक्त जानवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाते हुए कहा, जी प्लीज बताइए। तब तक वेटर ने कॉफी भी सर्व कर दिया था। कॉफी का सिप लेते हुए आनंद ने कहा, जैसे कि तुम जानती हो कि मेरे 2 बेटे हैं, एक जतिन और एक ऋषभ, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ऋषभ कितना टैलेंटेड है। उसकी वजह से ही हमारी कंपनी कहां से कहां तक पहुंच गई है, और अगर 3 साल पहले उसके साथ वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो कंपनी का ग्रोथ और ज्यादा होता। लेकिन बात यह भी है कि एक्सीडेंट ना हुआ होता तो उसकी शादी तुम्हारे साथ भी ना हुई होती, क्योंकि तुम दोनों की दुनिया पूरी तरह से अलग है। आनंद की बात सुनकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि वो उसके क्लास और स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले कि जानवी कोई जवाब दे पाती, सामने से आनंद ने आगे कहा, माया का परिवार और हमारे परिवार के बीच में काफी सालों से अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप रहा है और दोनों एक दूसरे को बचपन से काफी पसंद भी करते आए हैं। अगर माया 3 साल पहले विदेश नहीं गई होती तो ऋषभ की शादी उसी से होती, और हम लोगों ने तुम्हें चूज इसीलिए किया क्योंकि तुम काफी हद तक माया की तरह दिखती हो। अगर कोई भी माया की तरह दिखता तो हम उससे शादी करने को तैयार हो ही जाते, क्योंकि इससे ऋषभ के मेंटल ट्रॉमा पर असर नहीं पड़ता। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहो कि हम तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हारी शादी ऋषभ से हुई। आनंद की इन बातों ने जैसे जानवी के सीने पर खंजर की तरह वार किया। अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो खुद के बेचैनी को संभाल नहीं पा रही थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया था। वहीं आनंद ने अभी भी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, तुमने पिछले इन 3 सालों में अपना काफी सारा टाइम ऋषभ को दिया है, लेकिन बदले में ऋषभ ने भी तुम्हारी काफी मदद की है, खास तौर पर पैसे से काफी मदद की है। इतने पैसे दिए हैं उसने तुम्हें कि कोई अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता, और आगे तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम चाहो तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? अपना सिर झुकाकर जानवी ने बस इतना ही कहा, हमारी मुलाकात हुई है इस बारे में ऋषभ को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुम समझदार हो और तुम ये नहीं चाहोगी कि इन छोटी मोटी बातों के लिए मेरे और ऋषभ के बीच में कोई बहस हो जाए। आनंद ने जानवी को समझाते हुए कहा, छोटी बात? ये शब्द अपने दिमाग में दोहराते हुए जानवी खुद पर ही हंसने लगी और सोचने लगी, आनंद साहब की दुनिया में शादी और मोहब्बत छोटी मोटी बातें हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अपने जज्बातों को कंट्रोल में करते हुए उसने बस इतना ही कहा, मैं समझ गई। अचानक से आनंद मल्होत्रा के चेहरे की हंसी और गहरी हो गई और उसने जानवी से आगे कहा, वैसे तुम काफी समझदार हो और इसी बात के लिए तुम्हारे अंकल तुम्हें काफी पसंद करते हैं। बस हमारे और तुम्हारे परिवार के बीच में काफी अंतर है। तुम्हारे अंकल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए हमारे और तुम्हारे परिवार के बीच में कोई मैच नहीं हो सकता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आनंद के अंकल शब्द को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से जानवी हंसने लगी। शायद उसे कभी भी मल्होत्रा परिवार का हिस्सा माना ही नहीं गया था। जानवी ने अपनी सीट से उठते हुए बस इतना ही कहा, मैं समझ गई अंकल, गुड बाय। और उसने पीछे मुड़कर
आनंद की तरफ देखने की जहमत भी ना उठाई और वो सीधे वहां से निकल गई, क्योंकि वो इस मौके के लिए खास तौर पर मेंटली काफी तैयार थी। उसके चेहरे पर इस वक्त शांति नजर आ रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और ना ही उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा ही बहा। और फिर वहां से वो सीधे जाकर हॉस्पिटल पहुंच गई, अपनी दादी के पास। लेकिन उसका मूड अभी कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए वो गुमसुम होकर हॉस्पिटल के गार्डन में पहुंच गई। हॉस्पिटल के गार्डन में जहां अलग अलग किस्म के फूल खिले हुए थे, उन फूलों को महसूस करते हुए जानवी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे दर्द छूमंतर हो गए हों। लेकिन उसने ये नोटिस नहीं किया कि कोई कुछ दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहा था तब, जिसने हुडी पहन रखा था और वो काफी लंबा चौड़ा नजर आ रहा था। काले कपड़े और नॉर्मल कपड़ों में उसकी काली गहरी आंखें अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। वो आंखें जिसकी पलकें लंबी लंबी थी और वो बहुत गहराई से एकटक जानवी को ही देख रहा था, जैसे कि जानवी उसकी पूरी दुनिया हो। जैसे ही जानवी ने सामने अपनी नजरें दौड़ाई, अगले ही पल वो शख्स भीड़ में कहीं गायब हो गया। आखिर कौन था ये शख्स जो जानवी पर बारीकी से नजर रखे हुए था? कहीं माया के साथ हुए इस हादसे में ऐसी शख्स का हाथ तो नहीं था? और क्या आनंद मल्होत्रा की बात को जानवी मान लेगी? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। जानवी ने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी जान पहचान वाला शख्स दिखाई नहीं दिया। फिर वो इसे अपनी गलतफहमी सोचते हुए अपनी दादी के पास अंदर वार्ड में चली गई। उसकी दादी उसे देखते हुए खुश होकर बोली, आ गई तुम जानवी? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। तुम्हारी माँ तो मुझे बहुत तंग करती है। अपनी दादी की बात सुन जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी दादी और माँ की अक्सर नोकझोंक चलती रहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी माँ सुमित्रा की नजर जानवी के चेहरे पर पड़ी, उनके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब सी हो गई। जानवी का चेहरा उतरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत रोई हो। सुमित्रा ने इशारे से जानवी से पूछा, क्या हुआ है बेटा? लेकिन जानवी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। लेकिन इस दुनिया में एक माँ ही ऐसी शख्स है जो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पहचान सकती है। जो बच्चे नहीं भी कहते, माँ वो भी अक्सर सुन लेती है। सुमित्रा ने बिना देर किए जानवी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले गई। क्या हुआ माँ, आप मुझे ऐसे क्यों बाहर ले आई? जानवी ने अपनी माँ से सवाल किया। सुमित्रा ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, जब बच्चे माँ से झूठ बोलने लगे ना, तो माँ को जबरदस्ती ही करनी पड़ती है। अपनी माँ की बात सुन जानवी की आंखें खुद ब खुद नम हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया। सुमित्रा शुरू से ही थोड़े गुस्सैल स्वभाव की थी, बस इसीलिए जानवी अपनी माँ को सच नहीं बताना चाहती थी। सुमित्रा ने सीधा सवाल किया, तेरा चेहरा बता रहा है कि कुछ तो गलत है। मुझे सच सच बता, क्या ऋषभ तुझे परेशान कर रहा है? जानवी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऋषभ नहीं, मगर उसके पापा परेशान कर रहे हैं। इस बात ने सुमित्रा के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। क्या? लेकिन क्यों? जानवी ने साफ साफ कहा, दरअसल वो चाहते हैं कि ऋषभ की शादी माया से हो जाए और मैं ऋषभ को तलाक दे दूं। उनकी नजर में माया ही ऋषभ के लिए सबसे बेस्ट लड़की है और मैं उसके लायक नहीं हूं। सुमित्रा की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। अगर उसके बस में होता तो वो ऋषभ के पापा को करारा जवाब देती। उन्होंने जानवी से कहा, ये पैसे के इतने अमीर लोग दिल के इतने गरीब क्यों होते हैं? जब उनका बेटा व्हील चेयर पर था तब तो उन्हें तुम सबसे अच्छी लगती थी। जब माया उसे छोड़कर चली गई थी तब उन्हें नहीं लगा कि माया ही उसके लिए बेस्ट है। हाँ, जब उनका बेटा चलने फिरने लगा है, नाचने लगा है, तो वो चाहते हैं कि तुम उसे छोड़कर चली जाओ। कितने घटिया लोग हैं ये। अपनी माँ की बात सुनते ही जानवी का सब्र जवाब दे गया और वो अपनी माँ के सीने से लग जोर जोर से रोने लगी। सुमित्रा अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख पा रही थी और उनकी आंखें भी नम हो गई। वो जानवी के बालों को सहलाते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है बेटा, क्योंकि मेरे पास नाम और पैसा नहीं है जैसा कि उस माया के पास है। काश तेरी माँ तेरे लिए कुछ कर पाती जानवी।
जानवी अपनी माँ की आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही तो मेरी ताकत हैं। आप ही इस तरह टूट जाएंगी तो मैं क्या करूंगी। तभी सुमित्रा ने जल्दी से कहा, ये तो हुई ऋषभ के पापा की बात, लेकिन ऋषभ क्या चाहता है? क्या वो भी तुझे तलाक देना चाहता है? ऋषभ का नाम सुन जानवी के चेहरे पर एक अलग सा भाव आ गया। नहीं माँ, ऋषभ चाहता है कि हमारा बच्चा हो जाए और उसके बाद हम कभी अलग ना हो। जानवी की बात सुन उसकी माँ और भी हैरान रह गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ उसका खतरनाक बाप है और दूसरी तरफ वो चालाक माया। वो दोनों तुम दोनों को कभी साथ नहीं रहने देंगे। अगर बच्चा हो गया तो उस बेचारे मासूम की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जानवी ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ माँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद है ही और मैं अपने साथ एक और मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दूं। सुमित्रा अपनी बेटी को इतनी बड़ी बड़ी बातें करते देख बहुत हैरान हो रही थी। वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी, लेकिन उसकी मुश्किलें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने जानवी को समझाते हुए कहा, देख बेटा, मैं तेरी माँ हूं और मैं तेरा बुरा नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है तुझे ऋषभ को तलाक दे देना चाहिए। तू अभी जवान है, सुंदर है, आकर्षक है, तो किसी भी लड़के को अपनी तरफ रिझा सकती है। तुझे ऋषभ को छोड़ किसी और की तरफ जाना चाहिए। अपनी माँ की राय सुन जानवी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती उसका फोन बजने लगा। जानवी ने जैसे ही स्क्रीन पर देखा तो ऋषभ का नाम आ रहा था। जानवी ने अपने आंसू पोंछे और फोन पर कहा, कोई काम था ऋषभ? जानवी की आवाज ऋषभ को कुछ अजीब सी लगी और उसका सवाल भी उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर भी ऋषभ ने बहुत प्यार से कहा, हाँ, वो दरअसल मेरी डॉक्टर पांडे से बात हुई थी। कल तुम्हारे हाथ का प्लास्टर निकल जाएगा, इसीलिए हमें कल हॉस्पिटल जाना है। मैंने सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट भी ले ली है। आज रात को जल्दी घर आ जाना तुम, और फिर सुबह हम साथ हॉस्पिटल चलेंगे। लेकिन जानवी ने ऋषभ की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं ऋषभ, आज रात मैं घर नहीं आऊंगी। मैं यहाँ अभी अपनी दादी के पास अस्पताल में हूँ और रात में माँ के घर जाऊंगी। जानवी की इस बात से ऋषभ को विश्वास हो गया कि कुछ तो ऐसा है जो जानवी उससे छुपा रही है। उसने जानवी से सवाल किया, तुम ठीक तो हो ना जानवी? कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। जानवी जानती थी कि ऋषभ उसकी आवाज से उसके दुख या सुख का पता लगा सकता है, लेकिन फिर भी उसने दो टूक जवाब दिया, सब ठीक है ऋषभ, बस ड्राइवर के हाथ मेरा हॉस्पिटल का कार्ड और रिपोर्ट्स भिजवा देना, रखती हूँ। जानवी ने बिना ऋषभ की बात सुने ही फोन काट दिया। वहीं ऋषभ सोच में पड़ गया कि आखिर जानवी को हुआ क्या है। वो सुबह तक तो ठीक थी, फिर वो अचानक इस तरह से क्यों बिहेव करने लगी है। रात 9 बजे जानवी अपनी माँ और दादी के पास बैठी थी। तभी सामने खड़े शख्स को देख वो हैरान रह गई। तुम यहाँ, और वो भी इस वक्त? सामने कोई और नहीं बल्कि ऋषभ खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें जानवी का हॉस्पिटल का कार्ड और कुछ खाने का सामान था। उसने वो बैग जानवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैंने सोचा तुम्हारा सामान मैं खुद ही तुम्हारे पास ले आता हूँ। लेकिन तुम्हारे ऑफिस का काम, तुम इतनी जल्दी तो कभी फ्री नहीं होते? जानवी ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा। जो ऋषभ ने कहा उसने जानवी को और भी हैरान कर दिया। मेरे लिए ये सामान तुम तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी था। लेकिन जानवी ने भी उससे मुंह मोड़ते हुए कहा, थैंक यू, मुझे लगता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। जानवी की बेरुखी ऋषभ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन ना तो वो कुछ समझ पा रहा था और ना ही उसे कुछ कह पा रहा था। वो काफी देर तक जानवी को बिना कुछ बोले चुपचाप देखता रहा, लेकिन जानवी ने उससे कुछ नहीं कहा। वो समझ गया कि जानवी उससे कोई बात नहीं करना चाहती, इसीलिए बिना कुछ कहे वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही जानवी की आंखों से आंसू की बूंद छलक पड़ी। आई एम सॉरी ऋषभ, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें दुख दे रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कोई भी उम्मीद लगाओ। आज नहीं तो कल तुम अपने डैड की बात मानकर मुझे तलाक दे ही दोगे, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम मेरे और करीब आओ। अगली सुबह जानवी सही टाइम पर अस्पताल पहुंच गई थी। उसके हाथ में उसकी रिपोर्ट्स थी। तभी अचानक से कोई उसके हाथ से उसकी रिपोर्ट्स लेने लगा। जानवी ने हैरान होते हुए उस तरफ देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने कोई और नहीं बल्कि ऋषभ था।
वो ऑफिशियल कपड़ों में एकदम रेडी था और अपने किसी ऑफिस कलीग से फोन पर बात कर रहा था। जानवी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऋषभ हॉस्पिटल आ जाएगा। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास बहुत काम है ऋषभ, तुम यहाँ क्यों आए? ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए सबसे जरूरी तुम्हारा हाथ है, इसलिए चुपचाप अंदर चलो। ऋषभ कभी भी अपने मन की बात साफ तरीके से नहीं कहता था। वहीं जानवी उसकी इतनी केयर और अपनापन देखकर हैरान थी। थोड़ी देर में डॉक्टर को दिखाने के बाद जानवी का प्लास्टर उतर गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बहुत सी हिदायत देते हुए कहा, आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा और इन प्रिकॉशन को याद रखना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास आ सकते हो। डॉक्टर की सारी बातें अच्छे से सुनने के बाद जानवी और ऋषभ जानवी की दादी के पास वापस आ गए। वो जैसे ही रूम में दाखिल हुए तो सामने खड़े लड़के को देखकर ऋषभ की भौहें तन गई। दादी का चेकअप इस वक्त मोहित कर रहा था और ऋषभ को न जाने क्यों वो बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं जैसे ही जानवी की माँ सुमित्रा की नजर ऋषभ पर पड़ी, उन्होंने उसे जलाने के लिए मोहित से कहना शुरू किया, मोहित बेटा, तुम स्मार्ट हो, पढ़े लिखे हो, तो तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। मोहित ये सुनते ही मुस्कुराने लगा। थैंक यू आंटी, मेरा बस चले तो मैं कल ही शादी कर लूं, लेकिन क्या करूं, कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है मुझे। इतना कहते हुए मोहित की नजर सिर्फ और सिर्फ जानवी पर टिकी थी। इस बात ने ऋषभ को गुस्सा दिला दिया, मगर वो जानवी के सामने कोई भी तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था। वहीं सुमित्रा ने आगे मोहित से कहा, क्या मोहित, अपने आसपास देखोगे तो कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। वैसे जानवी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये सुनते ही जहां मोहित का चेहरा शर्म से लाल हो गया, वहीं गुस्से में ऋषभ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। जानवी ने तो ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी कि उसकी माँ ऐसा भी कुछ कर सकती है। मोहित फटाक से बोला, क्या आप सीरियस हैं आंटी? और नहीं तो क्या बेटा, मेरी बेटी होनहार है, जवान है, इतनी खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात, बहुत समझदार है। आज भी उसे रिश्तों की अहमियत पता है। वो मुश्किल में किसी का साथ छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। इसके जैसी लड़कियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं, लेकिन अब किसी की किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। सुमित्रा ने ऋषभ पर तंज कसते हुए कहा। वहीं मोहित तो फूला नहीं समा रहा था। वो तो जानवी को बहुत पहले से पसंद करता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता, ऋषभ गुस्से में बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। जानवी जानती थी कि ऋषभ ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसने घूर कर अपनी माँ की तरफ देखा, मानो उनसे कह रही हो कि इस सब की क्या जरूरत थी। मगर जानवी मोहित के सामने अपनी माँ से कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मोहित तो ये जानता ही नहीं था कि जानवी शादीशुदा थी। जानवी ने भी बिना देर किए ऋषभ का पीछा किया। ऋषभ तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसके कानों में आवाज सुनाई दी, ऋषभ प्लीज मेरी बात तो सुनो। ऋषभ पहले से जानता था कि जानवी उसके पीछे जरूर आएगी, इसलिए वो जानबूझकर थोड़ा धीरे चलने लगा, जिससे जानवी उस तक आसानी से पहुंच जाए। जानवी जैसे ऋषभ के पास पहुंची, तब तक लिफ्ट आ गई और ऋषभ उसके अंदर दाखिल हुआ। जानवी भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चली गई। लिफ्ट में इस वक्त बहुत से लोग मौजूद थे। ऋषभ गुस्से में जरूर था, लेकिन वो अब भी जानवी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। उसने जानवी को अपने करीब कर लिया और सबको घूर कर देखने लगा। जानवी को ऋषभ का यही अंदाज बहुत पसंद था कि वो बिना कुछ कहे भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जैसे ही लिफ्ट खुली, ऋषभ फटाफट से बाहर की ओर निकल गया। बाहर बहुत ठंड थी और जानवी बुरी तरह से कांपने लगी। उसे इस हालत में देखकर ऋषभ ने जल्दी से अपना कोट उतारा और जानवी को पहनाने लगा। जानवी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ऋषभ, मैं ठीक हूँ। लेकिन ऋषभ किसकी सुनने वाला था। वो जानवी को कोट पहनाकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। जानवी ने पीछे से जो कहा, उसने ऋषभ के बढ़ते कदम रोक दिए। मैं नहीं जानती थी कि माँ ऐसा कुछ कहने वाली है। फिर धीरे धीरे जानवी ऋषभ के नजदीक गई और उसे गले से लगा लिया। ऋषभ को भी इससे बहुत सुकून मिला और वो प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। मेरी गलती है, मुझे इस तरह से सबके सामने रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन आगे जो जानवी ने कहा, उसने ऋषभ को चौंका कर रख दिया। तुम कल ही वकील को बोलकर डिवोर्स के पेपर तैयार करवाओ। इन 3 सालों में जो तुमने मुझ पर और मेरे परिवार पर एहसान किया है, उसकी वजह से
हमें जल्दी ही तलाक मिल जाएगा। जानवी की इस बात ने ऋषभ को हिलाकर रख दिया था। क्या तुम डैड से मिली थी? जानवी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा, मगर ऋषभ को समझते देर न लगी कि क्या हुआ है। आखिर अब क्या करेगा ऋषभ? क्या वो अपने डैड के खिलाफ जाकर जानवी का साथ देगा, या इन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।